तो आज हम नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पर जो भी स्रोत मिले हैं उनकी गहराई में उतर रहे हैं। इसकी शुरुआत से जुड़ी एक बड़ी मशहूर कहावत है, रूसियों को बाहर रखना, अमरीकियों को अंदर रखना और जर्मनों को नीचे रखना। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, और देखिए यह कहावत आज भी काम की है, बस किरदार और हालात बदल गए हैं। अच्छा, रूसियों को बाहर रखना का मतलब अब रूस की आक्रामकता को रोकना है। देखिए, यह सिर्फ एक फौजी समझौता नहीं है, यह दूसरे विश्व युद्ध की राख से जन्मी एक कहानी है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन साफ है, ये समझना कि शीत युद्ध की ढाल के तौर पर बना ये संगठन कैसे अपने वजूद के संकट से गुजरा और आज यूक्रेन युद्ध के चलते वापस अपनी पुरानी भूमिका में कैसे लौट आया है। और इसकी जो बुनियाद है वो है इसका सबसे मशहूर नियम, अनुच्छेद 5। हाँ, आर्टिकल 5। सीधा सा मतलब है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक बारीची है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। क्या मतलब? मुझे तो लगता था कि एक पे हमला हुआ तो सारे देश मिलकर जंग का ऐलान कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नियम जंग का कोई ऑटोमेटिक ऐलान नहीं है। तो फिर? ये कहता है कि हर देश अपने हिसाब से मदद करेगा, जिसमें सैनिक कार्रवाई एक विकल्प है, लेकिन जरूरी नहीं। हर देश खुद फैसला लेता है कि उसे क्या करना है। अच्छा, ये तो बड़ी काम की जानकारी है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच है कि अनुच्छेद 5, जिसे नेटो की आत्मा कहते हैं, वो कभी सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं हुआ? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। सच में? इसका इस्तेमाल इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। सोवियत टैंकों के खिलाफ नहीं, बल्कि 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए। कमाल है, मतलब जिस दुश्मन के लिए बना था उसके खिलाफ कभी चला ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर जब 1991 में सोवियत संघ ही नहीं रहा, तब नेटो का क्या हुआ? मतलब एक ऐसा संगठन जिसका मकसद ही खत्म हो गया हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नेटो के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हो गया था। उसकी हालत उस वर्ल्ड क्लास बॉक्सर जैसी थी जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया हो, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिंग में दोबारा क्यों उतरे। उसी दौर में एक नया मंच बना, आउट ऑफ एरिया और आउट ऑफ बिजनेस। आउट ऑफ एरिया और आउट ऑफ बिजनेस मतलब या तो अपने पारंपरिक इलाके से बाहर निकलकर काम करो या फिर संगठन ही बंद कर दो। तो क्या इसने ऐसा किया? हाँ, बाल्कन युद्धों में इसने पहली बार आक्रामक हवाई हमले किए। ये नेटो के लिए एक नई भूमिका थी, सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि संकट का प्रबंधन करना। अच्छा, लेकिन असली मोड़ तो बहुत बाद में आया। आप 2014 और 2022 की बात कर रही हैं, जब रूस ने पहले क्रीमिया पर और फिर पूरे यूक्रेन पर हमला किया। बिल्कुल। इन हमलों ने नेटो को मानो नींद से जगा दिया और उसकी जड़ों की तरफ वापस धकेल दिया। और इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक चाल थी फिनलैंड और स्वीडन को अपने साथ मिलाना। हाँ, वो तो हाल ही में हुआ है। और इससे बाल्टिक सागर अब लगभग एक नेटो झील बन गया है, जो रूस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये तो बड़ी विडंबना है। पुतिन का लक्ष्य नेटो को कमजोर करना था, पर उन्होंने अनजाने में उसे एक नई जिंदगी और एक नया मकसद दे दिया। एकदम सही। नाटो की जो 2022 की नई रणनीतिक अवधारणा है, यानी उसका नया एक्शन प्लान, उसमें रूस को अब साझेदार नहीं बल्कि सबसे बड़ा और सीधा खतरा बताया गया है। अच्छा। और इसी वजह से अब सदस्य देश रक्षा पर अपनी जीडीपी का 2% खर्च करने वाले लक्ष्य को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन ये 2% का लक्ष्य तो सालों से था, कई देश इसे नजरअंदाज कर रहे थे। तो क्या अब यूक्रेन युद्ध के बाद इसमें सच में कोई तेजी आई है? जमीन पर कुछ बदलाव दिख रहा है? तेजी तो आई है, निश्चित रूप से। कई यूरोपीय देश जो पहले हिचकाते थे, अब अपना रक्षा बजट तेजी से बढ़ा ले हैं। ये दिखाता है कि खतरा अब काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत माना जा रहा है। तो इन सभी स्रोतों से निचोड़ क्या निकलता है? नेटो की कहानी सिर्फ फौजी ताकत की नहीं है, बल्कि बदलते खतरों के हिसाब से खुद को लगातार बदलने की है। एक ऐसा संगठन जो कई बार अप्रासंगिक होने की कगार पर खड़ा था, लेकिन हर बार एक नए मकसद के साथ वापस लौटा। इसका यही लचीलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। शीत युद्ध की रोकथाम से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और अब फिर से बड़ी ताकतों की होड़ तक, इसने हर बार अपना रूप बदला है। यह श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। इन स्रोतों में पहली बार चीन को एक प्रणालीगत चुनौती के रूप में पहचाना गया है। जी, ये एक नया मोड़ है, यानी एक ऐसी चुनौती जो पूरे सिस्टम को बदल सकती है। तो सवाल यह है कि क्या नेटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन है, का भविष्य अटलांटिक क्षेत्र से नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की चुनौतियों से तय होगा?